नमस्कार, खबर विशेष देखने आप, मैं हूं कुंदन जम्यार। आज हम सबसे पहले बात करेंगे 3 बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर गंगा में प्रदूषण से जुड़ी है। केंद्र से लेकर यूपी सरकार लगातार गंगा को साफ करने की बात कहती है, लेकिन सच्चाई यह है कि कानपुर समेत यूपी के कई शहरों में गंदा पानी लगातार गंगा में गिराया जा रहा है। इसे लेकर के एनजीटी ने यूपी सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। दूसरी बड़ी खबर है जेएनयू और बीएचयू में जारी विरोध से जुड़ी हुई। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का विरोध लगातार जारी है, लेकिन इस बीच कुछ लोगों ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के नीचे अपशब्द लिख दिए। वहीं वाराणसी में वीर सावरकर की फोटो पर स्याही फेंकने की घटना भी सामने आई है। इन दोनों घटनाओं की भी पड़ताल करेंगे। तीसरी बड़ी खबर है गोरखपुर से, जहां पर सरकार और प्रशासन में बदलाव के बावजूद यूपी पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस अभिरक्षा में देवरिया पेशी पर आया हत्या का आरोपी होटल में रंगरलियां मनाता रहा। गोरखपुर पुलिस ने आरोपी समेत सभी पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया है और कार्रवाई इस मामले में जारी है। तो सबसे पहले बात करेंगे यूपी तेरी गंगा मैली। गंगा नदी में अनट्रीटेड सीवेज वाटर की निकासी रोकने में असफल रहने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने कहा है कि चमड़े के अवैध कारखाने और क्रोमियम के ढेर के कारण कानपुर देहात और रनिया में पीने लायक पानी नहीं बचा है। यूपी सरकार पर 10 करोड़ के जुर्माने के अलावा गंगा में कचरा रोकने में नाकाम रहने पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि जुलाई में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा का वीडियो ट्वीट करके केंद्र को आड़े हाथों लिया था। दरअसल यह वीडियो एक ट्विटर यूजर ने पोस्ट किया था। ट्वीट में साफ लिखा था कि बिना ट्रीट किया हुआ पानी गंगा में गिर रहा है। हर रोज हम इस तरह के वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन अथॉरिटी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से गंगा सफाई अभियान काफी जोरों पर चलाया जा रहा है। इस बार गंगा सफाई, पानी की व्यवस्था, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के अलग से जल मंत्रालय बनाया गया, जल शक्ति मंत्रालय नाम दिया गया। इसकी कमान जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपी गई। अभी तक जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के भरोसे गंगा की सफाई का काम चल रहा था, जिसे पिछली सरकार में नितिन गडकरी देख रहे थे। तो गंगा मैली हो रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की गंगा मैली है, एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश हो रही है और सरकार अपने तरीके से कुछ नहीं कर रही है। ये जुर्माना जो लगाया गया, ये बताने की कोशिश हो रही है। तो गंदगी जो है गंगा में लगातार डाली जा रही है। सीवेज से हर रोज 12 अरब लीटर गंदगी गंगा और उसकी सहायक नदियों में गिराई जाती है। ये है आंकड़े। देश भर के 900 से अधिक शहरों और कस्बों में 70% गंदा पानी बिना शोधन के ही नदियों में छोड़ दिया जाता है। सीपीसीबी करीब 5 टन रासायनिक उर्वरक और 1500 टन कीटनाशक प्रतिवर्ष बहकर गंगा में मिल जाता है। ये भी आंकड़ा है। तो गंगा और देश की नदियां किस तरीके से प्रदूषित होती हैं, आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। 1500 टन कीटनाशक हर साल बहकर गंगा में मिल जाता है। गंगा में हो रही है गंदे पानी की निकासी। जुर्माना लगाया गया है एनजीटी की तरफ से, भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। यूपी सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना एनजीटी ने लगाया है। गंगा में अनट्रीटेड वाटर की निकासी हो रही है, इससे खफा है एनजीटी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर भी 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। अमित, रियलिटी क्या है? दरअसल बार बार वीडियो अपलोड किया गया, ट्विटर पर भी जानकारी दी गई कि देखिए ये स्थिति है, अनट्रीटेड वाटर जो है वो डाला जा रहा है गंगा में, कार्रवाई नहीं हुई, अधिकारी सोते रहे, कान पर जू तक नहीं रेंगी। और जब एनजीटी के संज्ञान में यह मामला आया तो भारी भरकम जुर्माना राज्य सरकार पर भी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर भी, जो सिर्फ प्रदूषण नियंत्रण का नाम है उसमें, उस बोर्ड में सच्चाई इससे इतरी रहती है आमतौर पर।
बिल्कुल कुंदन, हम कहें कि अगर ये जो प्रदूषण कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड है वो शायद सफ़ेद हाथी बन गया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके काम शायद ही कोई जानता होगा कि वो कब काम करते हैं, वो किस तरह से प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए गंभीर कदम उठाते हैं, ये शायद किसी को भी नहीं मालूम होगा। और यहाँ तक कि उनके अधिकारियों को अगर आप फ़ोन करिए तो वो फ़ोन तक उठाने की जहमत नहीं उठाते हैं। कानपुर की बात करें अगर हम कुंदन, तो कानपुर शहर जो कभी औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता था यूपी का, आज वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर के रूप में जाना जाता है। और ये कहा जाता है कि पूरे देश में अगर गंगा सबसे ज़्यादा कहीं गंदी है तो वो कानपुर में है। कानपुर की अगर आपको बात करें तो करीब 15 से 20 ऐसे नाले हैं जो डायरेक्ट बिना अनट्रीट हुए वो गंगा में डायरेक्ट गिर रहे हैं। और जो शीशामऊ नाला है जो कि ऐतिहासिक नाला था, 125 साल पुराना, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी रैलियों में ये वादा किया था कि उनकी सरकार आएगी तो वो इस नाले को बंद कराएंगे। हालांकि इस नाले को IIT कानपुर के वैज्ञानिकों की मदद से बंद कराया गया, टैप कराया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि अब एक बार फिर से शीशामऊ नाला से जो पानी है वो लगातार गंगा में सीधे गिर रहा है। और हमने इसको लेकर रिपोर्ट भी दिखाई, उसके बाद अधिकारियों से भी जब जानकारी ली तो उसके बाद 1-2 अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन 15 से 20 नाले आज भी ऐसे हैं जो सीधे गंगा में गिर रहे हैं। शहर का जो प्रदूषित पानी है वो सीधे सीवेज का पानी गंगा में मिल रहा है और गिर रहा है। अब या तो अधिकारी इसको जानते नहीं हैं इसके बारे में, या जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। वही अगर हम रनिया की बात करें कानपुर देहात के, तो वहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनसे जो कचरा निकलता है क्रोमियम युक्त, वो वहाँ पर डंप कर दिया जाता है। और जो इससे पूरे आसपास का इलाका है, वहाँ का जो भूजल है वो क्रोमियम युक्त हो रहा है और लोगों को गंभीर बीमारियां हो रही हैं। पिछले 8 अगस्त को NGT के जो अध्यक्ष है जस्टिस अक्षय कुमार वर्मा, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने बाकायदा यहाँ पर एक कमेटी गठित की थी और कहा था कि इन सब चीज़ों पर रोक लगाई जाए। उसी निर्णय के आधार पर ये जुर्माना लगाया गया है। लेकिन शायद आने वाले समय में इस जुर्माने को लेकर के बाद सचेत होगा प्रशासन या जो जिम्मेदार लोग हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। कई सालों से दावे लगातार हो रहे हैं कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत काम हो रहा है, साफ सफाई हो रही है, लेकिन जो गंगा की हालत है वो जस की तस है। और यहाँ तक कि रिपोर्ट IIT की आ चुकी है कि जो गंगा का पानी है वो आचमन लायक तक नहीं रह गया है। बिल्कुल, NGT ने भी कहा है कि अब तो गंगा के पानी की वजह से आसपास के इलाकों में पीने लायक पानी, ग्राउंड वाटर भी जो है उसकी भी स्थिति खराब होती जा रही है, ये तक कहा जा रहा है। कोई उम्मीद दिखती है क्या अमित, जरा बताइए, क्योंकि अब 10 करोड़ का जुर्माना तो सरकार पर लगा दिया है। ठीक है, सरकार के लिए 10 करोड़ रुपए जुर्माना भरना बहुत मुश्किल नहीं है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर भी 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, उसके लिए भी शायद बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो एक मैसेज जाता है, क्योंकि केंद्र का ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री नजरें बनाए रखते हैं गंगा के सफाई पर, अलग से मंत्रालय बनाया गया, जल शक्ति मंत्रालय, जिस पर जिम्मेदारी सौंपी गई नदियों को, पूरे देश की नदियों को स्वच्छ करने के लिए, और पहली प्राथमिकता तो गंगा को लेकर के है। लेकिन क्या कोई बदलाव दिखा है क्या नई सरकार आने के बाद, नया जल शक्ति मंत्रालय बनने के बाद? कोई तस्वीर में बदलाव की उम्मीद दिखाई दे रही है क्या? देखिए कुंदन, योगी सरकार आने के बाद हालांकि तमाम तरह के कदम उठाए गए, लेकिन जो अधिकारी हैं स्थानीय स्तर पर वो उनको शायद दिग्भ्रमित करते रहते हैं, क्योंकि जिस तरह के कदम उठाने चाहिए। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कुछ दिन पहले आए थे जब कानपुर के दौरे पर, तो उन्होंने गंगा बैराज के घाटों का निरीक्षण किया था, वहां पे स्थिति बड़ी सही थी। लेकिन आपको बताया कि कुछ समय बाद यहाँ पर मिशन क्लीन फॉर गंगा प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और यहाँ पर मीटिंग करने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद कि जब PM के यहाँ आने का कार्यक्रम बन रहा है, उसके बावजूद जो यहाँ के अधिकारी हैं वो सिर्फ टेंडरी, जो कि चमड़ा उद्योग यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में है, उन पर सख्ती दिखा रहे हैं और उनको बंद करके वो ये जताना चाह रहे हैं कि जो गंदगी होती है वो सिर्फ चमड़ा फैक्ट्रियों के कारण ही होती है। लेकिन उसके उलट स्थिति ये है, तस्वीर ये है कि आप जो पूरे शहर का सीवेज है वो बिना ट्रीट किए आप सीधे गंगा में गिर रहा है, आप उसको बंद कराने को लेकर कोई गंभीर कदम नहीं उठा रहे हैं। यहाँ तक कि जिलाधिकारी से अगर आप पूछिए तो वो सिरे से नकार देते हैं कि ऐसा कोई नाला नहीं है जो गंगा। उदाहरण के तौर पे कुछ दिनों पहले यहाँ पर जब मानसून था तो बहुत भारी बारिश हुई थी, शीशामऊ का नाला
ओवरफ्लो हो गया था और जगह जगह से शहर पे पूरा पानी जो है वापस फ्लो मार रहा था सीवर के पानी से। लेकिन आनन फानन में वैज्ञानिकों के, जो IIT के वैज्ञानिक हैं जिनके निर्देशन में शीशा माऊ नाला टैप किया गया था, उनकी मदद से शीशा माऊ नाला को दोबारा खुलवाया गया और जो ओवरफ्लो उसको रोका गया। लेकिन आलम यह है कि आज 2 महीने बीत जाने के बाद शीशा माऊ नाला से दोबारा सीवेज लगातार पानी गिर रहा है गंगा में डायरेक्ट, और उसको रोकने वाला कोई नहीं। बिल्कुल, तो रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन NGT सख्त है। NGT ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप ऐसे पानी को रोकिए जो अनट्रीटेड पानी गंगा में जा रहा है, नहीं तो हम जुर्माना लगाएंगे, और जुर्माना 10 करोड़ का लगा भी दिया है राज्य सरकार पर। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर भी 1 करोड़ का जुर्माना लगा। शुक्रिया अमित इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और आपको दिखाते हैं वर्दी पर दाग। और हत्या के आरोपी की यूपी पुलिस कैसे खातिरदारी करती है, इसकी तस्वीर गोरखपुर से सामने आई है। हरदोई पुलिस हत्या के आरोपी को देवरिया में पेशी के बाद हरदोई लेकर लौट रही थी। इसी बीच गोरखपुर के होटल में अपराधियों को खास ट्रीटमेंट दिया गया। पहले एक होटल में आरोपी को रंगरलियां मनाने की छूट दी गई और खुद दूसरे कमरे में बैठकर होटल का खाना खाने लगे सिपाही। जैसी गोरखपुर कैंट थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, उन्होंने आनन फानन में होटल में छापा मार दिया, जिसके बाद तस्वीरें देखकर पुलिस के जवानों के होश उड़ गए। आरोपी कॉल गर्ल के साथ कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी समेत सभी पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया। फिलहाल गोरखपुर पुलिस ने हरदोई पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार की है और हरदोई SP को सौंपी जाएगी। उसके बाद हरदोई SP आगे की कार्रवाई करेंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जिस पुलिस पर कैदी को कोर्ट से लाने और ले जाने की जिम्मेदारी है, वही पुलिस उसी कैदी के साथ मिलकर उसे रंगरेलियां मनाने देती है, खुद होटल में बैठ कर के दावत उड़ाती है। गोरखपुर की घटना पर पूर्व DGP AK जैन का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत है, केवल सस्पेंशन से काम नहीं चलने वाला है। देखिए, सिर्फ सस्पेंशन से कुछ नहीं होगा। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए, इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। दूसरा, RI जो हैं हरदोई जनपद के रिजर्व इंस्पेक्टर, उनका जवाब तलब होना चाहिए कि भाई उन्होंने किन कर्मचारियों को भेजा। अब ब्रीफिंग बंद हो गई है। पहले जो बंदी भेजे जाते थे, ब्रीफ करके भेजते थे RI कि भाई इसके ऊपर निगाह रखनी है, आपको इसको कहीं पर भी आपको किसी लोगों से मिलने नहीं देना है। ये एक गंभीर समस्या है पुलिस में, और इसमें जब तक बड़े कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे, इस समस्या का निराकरण नहीं होगा। हमारे सहयोगी अविनाश इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे लखनऊ से। अविनाश, पुलिस की वर्दी पर दाग लगा है और वो भी ऐसा वैसा दाग नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या कोई सख्त एक्शन होने जा रहा है? क्या अभी कार्रवाई में ही पुलिस जुटी हुई है? गोरखपुर पुलिस, हरदोई पुलिस कार्रवाई के लिए सिफारिशें करते रहेगी एक दूसरे से और कार्रवाई होगी और ये दाग यूं ही बरकरार रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली ऐसी तस्वीर नहीं है। आपको याद होगा कि एक फर्जी ऑनलाइन कंपनी के ठगी के मामले में भी जो उसका मुख्य आरोपी था, कुछ महीने पहले की बात है कि उसको नोएडा में भी ऐसे ही कुछ पुलिसकर्मियों ने एक रेस्टोरेंट में ऐसे दावत दी थी। हालांकि एक चूंकि गंभीर मामले में ये आरोपी बंद था और चूंकि हत्या आरोपी है, वैसे में जिस तरीके से जो तस्वीर सामने आई है, जो बातें सामने आई है, तो उसके बाद निश्चित तौर पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि जो जानकार हैं, जैसा कि AK जैन बोल रहे थे कि ऐसे मामले होते रहे हैं, लेकिन एक सीख देने की जरूरत है। सिर्फ निलंबित करने से कुछ नहीं होगा, इनको पुलिस सेवा से बर्खास्त करना एक जरूरी कदम हो सकता है। क्योंकि आप देखें तो चूंकि जिस हत्या आरोपी को लेकर जो हरदोई की पुलिस थी, जो पुलिस वाले थे, वो गए हुए थे देवरिया वहां पर पेशी के लिए। चूंकि लोगों का यह मानना है कि ये ऐसे गंभीर मामलों में बंद होते हैं और सुनवाई के दौरान अगर इनको थोड़ी सी भी ढील दी जाती है तो ये कोई और भी बड़ा अपराध कर सकते हैं। उसके बाद कुछ कह सकते हैं कि विभागीय कार्रवाई
की जाती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक कि कोई ठोस कदम ना उठाया जाए। जहां तक सवाल इस पूरे मामले को लेकर है, तो चूंकि डीजीपी मुख्यालय तक इस मामले को लेकर चर्चा हो रही है और जिस तरीके से गोरखपुर पुलिस ने जो पूरी रिपोर्ट है, चूंकि छापेमारी के दौरान कई वहां पर कह सकते हैं कि कई और बातें सामने आई कि वो जो हत्यारोपी था एक महिला के साथ वहां पर उस होटल में मौजूद था और जो तीनों पुलिसकर्मी थे वो भी वहां पर कई चीजों में संलिप्त पाए गए थे। तो चूंकि पूरी रिपोर्ट के आधार पर हालांकि ये जानकारी सामने आ रही है कि इन तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो कप्तान है हरदोई के, अविनाश मेरा सवाल सिर्फ ये है, अविनाश, ये टाल मटोल चलता रहता है, वक्त बीत जाता है, लोग भी भूल जाते हैं और ये दाग ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस के लिए अच्छे हो जाते हैं। मेरा सवाल है कि क्या ये कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और एक मैसेज देने की कोशिश हो तमाम पुलिस के जवानों को, अधिकारियों को कि इस तरह की लापरवाही बरती तो आपको घर बैठना होगा, वर्दी आपसे छीन ली जाएगी, कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में जो कार्रवाई प्रारंभिक तौर पर हुई है वो सामने आई है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि डीजीपी मुख्यालय तक ये बात पहुंची है और माना जा रहा है कि इस मामले में कोई ठोस कदम पुलिस विभाग उठा सकता है ताकि जो दूसरे ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि पेशी के वक्त जो कैदी होते हैं, जो बंदी होते हैं, उनको ढील देते हैं, उनको छूट देते हैं, उनको भी एक नसीहत मिल सके कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इस मामले को लेकर कह सकते हैं कि जो पुलिस महकमा है कितना गंभीर है और इस पर क्या कार्रवाई होगी, जो जिस बड़ी कार्रवाई की हम लोग बात कर रहे हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से ये जो पूरा मामला और वाकया सामने आया, देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि कई बार ये ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है, खासतौर पर ट्रेनों में। आपने देखा होगा कि कई ऐसी खबरें आती है कि ट्रेनों में जब कैदियों को ले जाया जाता है पेशी के लिए, उनको शिफ्ट किया जाता है, तो कई बार ऐसी बात सामने आती है कि कैदी या जो बंदी है वो ट्रेन से कूदकर फरार हो गए हैं। ये समझने वाली बात है कि अगर 3-4 पुलिस वालों की निगरानी होती है, उसमें एक कैदी का खुलकर या छूटकर भाग जाना वो कई संदेह वहां पर पैदा करता है। तो वही बात बार बार सामने आ रही है कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ जब तक उनको सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक वो ऐसी लापरवाही करते हैं। और ये भी एक अहम बात है कि कुछ लापरवाहियां ऐसे होती हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि कुछ पैसों की लालच में जो पुलिसकर्मी होते हैं वो बंदियों को ढील देते हैं, क्योंकि कई बार कोर्ट कचहरी में ऐसी तस्वीर सामने आती है। चूंकि एक गाइडलाइन होती है कि पेशी के वक्त जो बंदी होता है वो किसी भी अपने परिचित से नहीं मिल सकता है, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि कोर्ट में लगातार उनके अगर कोई बाहुबली है, कोई दबंग, कोई नेता है, कोई ऐसा व्यक्ति है, तो उसके सैकड़ों समर्थक वहां इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद भी पुलिस जो होती है वहां पर देखती रहती है। जो उसके साथ जो रक्षक होते हैं यानी कि जिनकी निगरानी में उस बंदी रक्षक को भेजा जाता है कोर्ट में पेशी के लिए, वो भी वहां पर वो पूरी तमाशबीन बने रहते हैं। अविनाश, एक चीज और बता दीजिए जल्दी से, हालांकि अभी तक ऐसा अविनाश एक चीज और जल्दी से बता दीजिए, मुख्यमंत्री ऐसे मामलों में बहुत सख्त हैं, वो भ्रष्ट अधिकारियों पर, काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को भी घर भेज चुके हैं फोर्स रिटायरमेंट दे करके। मेरा सवाल है कि ऐसी शर्मनाक घटना, ऐसी शर्मनाक तस्वीरें जब आपने अपने दर्शकों को दिखाई है कि पुलिस की अभिरक्षा में रंगरलियां मना रहा है, हत्या का आरोपी इस तरीके से मना रहा है, तो क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री के स्तर पर भी कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी इस मामले में और एक नजीर पेश की जाएगी? बिल्कुल संभव है। देखिए, इससे पहले हमने देखा कि कई ऐसे मामले हुए और उन मामलों में खुद मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक बड़ी कार्रवाई की। और चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये चूंकि उनका गृह जिला है गोरखपुर में ये पूरी घटना घटित हुई है, तो निश्चित ऐसी बात है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में अगर ये बात जाती है और अगर चली भी गई होगी तो इस पर कार्रवाई और भी कठोर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे मामले हुए हैं इससे पहले कि अधिकारियों को या जो भी कर्मचारी होते हैं सरकारी, उनको लगता है कि हम बच जाएंगे, लेकिन जो कार्रवाई हुई शासन स्तर पर वो एक नजीर के तौर पर देखी गई। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से कई लोगों को जबरन रिटायर किया गया, कुछ लोगों के खिलाफ एक बिल्कुल। चलिए अविनाश, उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में एक्शन हो और न सिर्फ दिखावे के लिए एक्शन हो बल्कि एक नजीर सेट किया जाए कि ऐसे गंभीर अपराध पुलिसकर्मी कम से कम ना करें। हत्या के आरोपी को मौज मस्ती की छूट देना और खुद भी मौज मस्ती करना, ये सब कुछ हुआ है गोरखपुर में। शुक्रिया अविनाश इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए आपका। और अब आपको दिखाते हैं विरोध पर सवाल।
दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे छात्रों के विरोध पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। जेएनयू में छात्र फीस में बढ़ोतरी और हॉस्टल के किराए में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। विरोध करते करते कुछ लोग इतना आगे निकल गए कि कैंपस में विवेकानंद की मूर्ति के नीचे अब शब्द लिख दिया गया। आखिर ऐसे विरोध को कैसे जायज ठहराया जा सकता है? वहीं बीएचयू में कुछ लोगों ने वीर सावरकर की तस्वीर पर स्याही फेंक दी। विरोध के नाम पर ऐसी हरकतों को जायज कतई नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए हम कह रहे हैं विरोध पर सवाल। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जेएनयू में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में लगी सावरकर की तस्वीर पर किसी ने स्याही फेंक दी। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर क्लासरूम नंबर 103 में टंगी तस्वीर पर ये स्याही फेंकी गई है। जमीन पर तस्वीर पड़ी हुई थी और उस पर स्याही लगी हुई थी। कुछ छात्रों ने जब तस्वीर देखी तो छात्रों ने घटना की शिकायत सोशल साइंस संकाय के डीन से लिखित तौर पर की। फिलहाल यूनिवर्सिटी प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। सुशांत मुखर्जी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। सुशांत का रुख करते हैं। सुशांत, क्या कार्रवाई हो रही है? अब इस तरीके से आपके साथ लग रहा है कुछ छात्र भी मौजूद हैं, इस तरह के विरोध को क्या छात्र किस तरीके से देखते हैं, ये भी हमें बताइए, और क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई की बात की जाए तो डीन को छात्रों ने एक पत्र भेजा है। डीन ने एक कमेटी गठित की है जिस पर कार्रवाई की बात की जा रही है। हमारे साथ वो छात्र हैं जो सबसे पहले उस क्लासरूम में पहुंचे थे, जिन्होंने देखा था। ये बताइए, क्या आपने देखा और किस तरह की कार्रवाई की मांग आप लोगों ने की? देखिए, हम लोग जब गए, बच्चे एमए फर्स्ट ईयर के रूम नंबर 103 में जब गए क्लास करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जो फोटो फ्रेम्ड फोटो था, उस पर किसी ने स्याही पोता हुआ था। और उसको यह एक बिल्कुल देखते ही समझ में आ गया कि यह मामला जो कुछ दिन पहले जेएनयू में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति तोड़ के गालियां लिखी गई थी, जो डीयू में एनएसयूआई के गंदे सदस्यों द्वारा जो जिस तरीके से सावरकर जी के प्रतिमा पर कालिक पोतने का कुत्सित प्रयास किया गया था, उसी का चरण यहाँ दिख रहा था। और इन्होंने भारत में ये जो वामपंथी और कामपंथी कांग्रेसी हैं, इनका उद्देश्य ही महापुरुषों का अपमान करना है एवं उन्हीं महापुरुषों के अपमान करने के उनके उद्देश्यों का एक कुत्सित परिणाम है। तो क्या आप लोगों ने डीन से शिकायत की और क्या आप लोगों को आश्वासन मिला है अभी तक? हम लोगों ने डीन से उस समय शिकायत की। हम लोगों ने जो है कक्षा का बहिष्कार कर दिया, धरने पर वहीं बैठ गए छात्र, और मांग की गई कि इस पर तत्काल कार्रवाई हो। डीन आए और डीन बात करके बोले कि मैं अभी 3 सदस्यीय जो है जांच कमेटी गठन करता हूं, जो कि 3 से 5 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी, और इस पर जो तुरंत फोटो बदलवा के दूसरा फोटो लगवाने का उन्होंने बात किया, जो कि लग भी गया। लेकिन हम लोग इतने से संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग की मांग है कि जो भी ऐसा कुत्सित प्रयास कर रहा है वह सुधर जाए, नहीं तो महापुरुषों का अपमान करने वाले हाथों को हम लोग को अगर काटना भी पड़ेगा तो काट लेंगे, गला काट देंगे, लेकिन अपने शहीदों का, अपने क्रांतिकारियों का, अपने जांच कैसे हो रही है का हम अपमान नहीं सहेंगे। हमें अगर चढ़ना होगा तो चढ़ जाएंगे, लेकिन हम इनको दंडित करेंगे। गुस्से को हम समझ सकते हैं, ठीक है। सुशांत मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या ये जांच विश्वविद्यालय स्तर पर ही हो रही है या फिर पुलिस को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है? इस तरीके से महापुरुष को इस तरीके से उनकी तस्वीर पर स्याही फेंकी गई है, किस तरह के किस लेवल की जांच चल रही है? देखिए, प्रथम दृष्टया अभी जो सामने आई है, खुद एचओडी ने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं, एक कमेटी बनाई गई है और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ विश्वविद्यालय अपने स्तर से कार्रवाई की जाएगा। अभी तक पुलिस में इन्वॉल्व नहीं किया गया है, किसी तरह का कोई मुकदमा लंका थाना जो कि बीएचयू के आता है वो उसमें दर्ज नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन का ये कहना है कि विश्वविद्यालय के अंदर का मामला है, पहले हम कमेटी गठित कर जाँच कर रहे हैं और जाँच में जो भी दोषी पाया जाएगा और उसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन और खुद पॉलिटिकल साइंस के जो एचओडी है, डीन है, वो मिलकर तय करेंगे कि जिन्होंने भी इस तरह का कार्य किया है, महापुरुषों को क्षति पहुंचाने की कोशिश की है, उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाए और जरूरत पड़ती है तो उसके खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा। पर अभी तक यही क्लियर नहीं है कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत की है, क्या वो छात्र हैं या फिर बाहर से कोई आए हुए लोग हैं। जब ये चिन्हित होगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। छात्र बेहद गुस्से में है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे और अगर जो तय समय सीमा के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वो अपने स्तर से आंदोलन और जो भी कुछ करना होगा वो करने के लिए तैयार रहेंगे।
तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब अभी जांच चल रही है, विश्वविद्यालय स्तर पर इस पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन इससे आगे जांच कब बढ़ेगी? क्या विश्वविद्यालय स्तर पर ही जांच होगी, उससे संतुष्ट हो जाएंगे छात्र, तो आगे किसी तरह की जांच नहीं होगी? देखिए, हम जाहिर छात्र से बात करते हैं, ये विश्वविद्यालय प्रबंधन की जो जांच है, क्या आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे कि फिर आप कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहेंगे? अब देखिए, 2-3 चीजें इस पर निर्भर करती हैं कि विश्वविद्यालय जांच करता है वास्तव में या जांच की खानापूर्ति करता है। अगर खानापूर्ति करता है तो हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं अपने द्वारा। हमें अगर कानून भी हाथ में लेना होगा तो लेंगे। आपने जैसे कि अपने सहयोगी से बात करते हुए कहा कि स्पष्ट नहीं हो पाया है, या निश्चित तौर पर स्पष्ट है कि इनका आयशा का एक कार्यकर्ता है जो कि अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पे दिखा था कि अब दिल्ली में जो सावरकर की प्रतिमा पे कालिख पोतने का काम हो गया है, अगला निशाना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग है। ठीक है, तो ऐसे आयशा के छात्र जो कह रहे हैं न्यूज स्टेट उससे इत्तेफाक नहीं रखता है। छात्र अपनी राय रख रहे हैं, लाइव कार्यक्रम चल रहा है तो अपनी राय छात्र रख रहे हैं, लेकिन न्यूज स्टेट ऐसी राय का से इत्तेफाक नहीं रखता है। शुक्रिया सुशांत इस खबर पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल एक छोटे ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।